हेलो बच्चों, अब तक हमने बोर मॉडल के पोस्टुलेट पढ़े थे। उसके क्या क्या यूज हैं वे भी पढ़ लिए थे, जो हमें रेडियस एनर्जी के बारे में बताता है उसकी। तो फिर अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। उसमें कमियां क्या रह गई कि वो फेल हो गया, उसको अब यूज नहीं करते। तो उसकी मेन जो कमियां हैं उनको पढ़ेंगे। तो उसकी पहली कमी है इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम्स। जब हम बोहर मॉडल पढ़ रहे थे तो हम उसमें क्लियरली मेंशन कर रहे थे कि जितने भी जो हम पढ़ रहे हैं कि उनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वालों को वो जो स्पेक्ट्रा है या फिर किसी भी चीज़ को वो मेंशन नहीं कर सकता, उसको दिखा नहीं सकता। उसके लिए उसके सारे फॉर्मूले फेल हो जाते थे। तो इसलिए वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर सका, तो उसकी फेलियर हो गई है। सेकंड है इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। जब जो उसकी एमिशन स्पेक्ट्रा है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, उन स्पेक्ट्रा लेते वक्त अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसकी लाइंस जो आनी थी वो स्प्लिट हो जाती है, मतलब बिखर जाती हैं। तो क्यों बिखर जाती हैं ये बात बोहर मॉडल नहीं बता सका। इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ द एटम। तो जो बोहर के हिसाब से जो एटम का मॉडल है बिल्कुल प्लेन में है, 2 डायमेंशन में है, चपटा है। लेकिन एटम होते हैं या फिर जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं 3 डायमेंशन में, तो फिर ये उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका, उस मॉडल को नहीं बता सका, तो इसलिए फेल हो गया। नेक्स्ट है इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, उसमें एटम किस तरीके से अरेंज होंगे, ये भी वो नहीं बता सका, इसलिए फेल हो गया। लेकिन उसकी जो मेन चीज़ जिसने फेल किया उसका वो है इसके अंदर इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मेनली है इसमें हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके कारण ये बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का बात तो बता रहा था और बाकी नहीं बता रहा था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को तो बता रहा था सारी चीज़ें। लेकिन हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने के बाद वो एक इलेक्ट्रॉन का जो बता रहा था वो भी गलत साबित हो गया, इसलिए बोहर का जो मॉडल है वो कम्प्लीटली फेल हो गया। तो ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें डी ब्रोगली वेव और हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे पढ़ेंगे डी ब्रोगली या फिर इसको डिब्रोय कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको लिखा डी ब्रोगली ही जाता है, तो लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन में है वो डिब्रोय में बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको डिब्रोय भी बोल दो या फिर डी ब्रोगली जो हमारे यहाँ पर बोलते हैं उसको भी बोल सकते हो। तो जिसका डिब्रोय कॉन्सेप्ट है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। हमने अब तक पढ़ा था लाइट है वो ड्यूल नेचर की होती है, वो पार्टिकल की भी होती है और वेव की। जो पहले पढ़ते थे वेव नेचर लाइट का, लेकिन बाद में हमने देखा कि उसका फोटॉन्स में पार्टिकल के नेचर भी है उसका। उसी तरीके से मन में ख्याल आता है जब लाइट है वो वेव नेचर की थी पहले, पार्टिकल नेचर की हो गई, तो क्या पार्टिकल के अंदर भी पार्टिकल नेचर से अलग वेव नेचर होता है क्या? तो फिर इस बात को स्टडी किया, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था लुइस डिब्रोय, उसने स्टडी किया और जो पार्टिकल्स की जो वेव आई उसको उसने डिब्रोय वेव या डी ब्रोगली वेव नाम दिया। इसको दूसरा नाम मैटर वेव्स भी बोला गया, पार्टिकल वेव्स भी कहा गया, ठीक है। तो इसमें पढ़ा था कि हमने लाइट की ड्यूल नेचर होता है, उसमें बाद में फिर पार्टिकल का नेचर भी ड्यूल होता है, ये इसने पढ़ा। तो इसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने पता लगा कि इलेक्ट्रॉन है वो भी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस नेचर दिखाता है, जो कि सिर्फ लाइट दिखाती थी।
इसने डी ब्रोई ने जो वेवलेंथ का ये फॉर्मूला तो दे दिया, लैम्डा जो वेवलेंथ है वो इक्वल टू होगी h/p प्लैंक्स कांस्टेंट बटे p मोमेंटम हो गया, और मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो h बाई प्लैंक्स कांस्टेंट बटे मास इंटू वेलोसिटी। इसने ये तो फॉर्मूला दे दिया, लेकिन ये काफ़ी समय पहले दिया था और इसको ना तो कोई इसको गलत साबित कर पाया था और ना ही सही साबित कर पाया था। लेकिन काफ़ी बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पार्टिकल हैं जो हम सही पढ़ रहे हैं, वो भी वेव नेचर दिखाते हैं, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दिखाते हैं। इसके अंदर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है, एम मास हो गया, मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी, और लैम्डा है वो डी ब्रोई वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता लगा कि पार्टिकल्स हैं वो ना वेव, जो पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर भी देते हैं। ठीक है, और इनकी वेव्स हैं वो मैटर वेव्स और डी ब्रोई वेव्स कहलाती हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल्स अगर वेव नेचर रखते हैं और इसने बता भी दिया कि वेव नेचर रखते हैं, फिर भी इतना हम समझ क्यों नहीं पाए, उसका पता क्यों नहीं लगा पाया कि ये गलत है या सही है, इतना टाइम क्यों लग गया, और हमें दिखाई क्यों नहीं देते कुछ चीज़ हम जाती हुई और वेव के अंदर क्यों नहीं दिखाई देती। इसका एक मोटा मोटा कारण है, वो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हम इसमें दो चीज़ें लेते हैं, एक तो छोटी सी चीज़ है इलेक्ट्रॉन, और एक जो हमें दिखाई नहीं देती है इलेक्ट्रॉन दो, और दूसरी चीज़ ले ली जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो होगी टेनिस बॉल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो पता है हमें 9.1 इंटू 10⁻⁻13 किलोग्राम। वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो भी पता है हमें 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। टेनिस बॉल का मान लिया कि उसका नॉर्मली वेट है 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी है उसकी मान ली करीब 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हो जा रही है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी मैंने दे दी आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और जो इसने डी ब्रोई ने लेंथ का अपना फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। हमारे पास एच की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा की होगी वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी निकालेंगे और टेनिस बॉल की भी निकालेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोनों की वैल्यू को निकाल के देखें, अगर निकलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी फिर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, उसको निकालिए, कैलकुलेट करिए। किया आपने कैलकुलेट, तो इसमें फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा ई। तो इसमें एच की वैल्यू हमने पुट कर दी 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और इसके अंदर एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻36, और इसकी वी की वैल्यू 10⁻6। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 125 नैनोमीटर। ठीक है, टेनिस बॉल की वैल्यू पुट की, उसमें एच की वैल्यू तो वही रहेगी, मास है उसका 0.1 किलोग्राम था, और इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी निकालेंगे तब इसकी आएगी 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25 नैनोमीटर। अब हम इसको देखते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस कितना ज़्यादा। लैम्डा ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर माइनस नैनोमीटर के अंदर पहले से ही है, और माइनस का 25 और हो गया। तो ये वैल्यू है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, लेकिन इस वैल्यू को जो कि और भी बहुत ज़्यादा छोटी है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा है।
तो फिर इसीलिए जो हमें इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन टेनिस बॉल के अंदर अगर वेव नेचर को हम डिटेक्ट करना चाहें तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। टेनिस बॉल ही नहीं, अगर आपके पास कुछ और भी चीज़ एग्जाम्पल में लेनी हो तो उसका मास और वेलोसिटी अगर आपको पता है तो उसमें पुट करके आप देखोगे तो इसकी जो ये वेवलेंथ है ये बहुत ही छोटी मिलेगी कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है। अब अगला है हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने बोहर मॉडल को बिल्कुल खत्म कर दिया। क्यों कर दिया खत्म इसने? हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसने क्या कहा कि किसी भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन, जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू, डिटरमाइन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, या तो अगर हम पोजीशन निकालने जाएंगे तो उसकी मोमेंटम में फर्क आ जाएगा, अगर मोमेंटम निकालने जाएंगे तो फिर उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो किसी भी एनर्जी के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, सही बात। तो जब उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने लगते हैं तो फिर वो उसको देखते हैं, उसी में उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। पोजीशन तो पता लगी लेकिन उसके मोमेंटम में चेंज आ जाता है, जब उसकी मोमेंटम देख रहे होते हैं तो उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। तो ये उसने फॉर्मूला दिया कि डेल्टा एक्स ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी एक्स, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। h हो गया इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसमें x है पोजीशन और p है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है mv, तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे p की वैल्यू, लेकिन मास के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होगी, लेकिन किसके अंदर होगी? वेलोसिटी के अंदर होगी। तो फिर मास को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई m, और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h बाई 4 पाई m हो जाएगा। अब आप पूछना चाहते होंगे कि इसने फेल कैसे कर दिया बोहर मॉडल को, इसमें हमें कोई फेलियर नहीं दिखा। तो इसने फेलियर इस तरीके से किया क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि मोमेंटम और पोजीशन को हम एग्जैक्टली एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन बोहर ने क्या किया? बोहर ने दिया हमें फॉर्मूला, रेडियस का भी फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट दे दिया और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमें, मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमें एग्जैक्ट दे दिया। उसके हिसाब से इसकी वैल्यू अनसर्टेनिटी एक्स पोजीशन की और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या मोमेंटम की, दोनों की वैल्यू 0 है क्योंकि हम उससे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहेगी इसके अंदर। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले ने उसको बोहर मॉडल को बिल्कुल फेल कर दिया। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।